तो फिल्म की शुरुआत होती है एरियल से, जो एक मीडिया हाउस के लिए काम करती है और एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है, पर आजकल उनको पब्लिश करने के लिए कोई बड़ी खबर नहीं मिल रही। इसी वजह से ज्यादा लोग उनका मैगजीन भी नहीं खरीद रहे थे और फिर एक दिन आखिर उनको मिल जाता है एक आग लगाने वाला टॉपिक। 1990s के टाइम की एक पॉप स्टार अल्फ्रेड मॉर्टी रिटायरमेंट से बाहर आकर अपने नए एल्बम के रिलीज होने का ऐलान कर देते हैं। सब हैरान थे, मीडिया में तो खबरों का तूफान पैदा हो गया था। इस पर और हैरानी की बात कि मूर्ति अपने एल्बम लॉन्च से पहले सिर्फ 6 मेहमानों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में इनवाइट कर लेते हैं उस एल्बम को सुनने के लिए, जिनमें हमारी मेन कैरेक्टर एरियल के साथ साथ उसके बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, एक पेपराजी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से पिक्चर्स लेते हैं, और साथ ही उस टाइम के मशहूर आरजे को भी मूर्ति ने बुलाया था। कंपाउंड में पहुंचने पर सबको सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था, पर आते ही इन सभी के मोबाइल्स और लैपटॉप वगैरह ले लिए जाते हैं, जिनसे ये लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे, ये बहाना करते हुए कि इस जगह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना अलाउड ही नहीं है। पर वापस आते हुए इन्हें ये सब वापस कर दिया जाएगा। पर एलियन को इन सभी चीजों से अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। पर कुछ देर में पार्टी शुरू हो जाती है, जिस मकसद के लिए सब लोग यहाँ आए थे, और इसी पार्टी के दौरान सबसे शॉकिंग चीज इन्हें ये पता चलती है कि मूर्ति एक कल्ट का हिस्सा है और इस कंपाउंड में आए सभी लोग विवाह इंची के उसी कल्ट के मेंबर हैं, जो सब अपने आप को लॉयलिस्ट बुलाते हैं और सभी सेम यूनिफॉर्म भी पहने रहते हैं। यहाँ की अजीब चीजें, लोगों की अजीब मजे और हरकतें साफ जाहिर कर रही थी कि मूर्ति के कंपाउंड में कुछ तो गड़बड़ है। ये कल्ट एरियल को ठीक नहीं लग रहा था, तो वो इसी पार्टी में इस कल्ट के बारे में और जानने का फैसला कर लेते हैं। खैर, दिखाया जाता है कि इस कंपाउंड में उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही थी, यहाँ तक कि मसाज भी। और आरजे जब मजे से मसाज करवा रहे थे, तभी बहुत से अजीब लोग उनके करीब आकर एक मशीन चलाते हुए बेरहमी से उनकी जान ले लेते हैं। बॉडी कटने कटाने का सीन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ ये कंफर्म यहाँ जरूर हो गया कि कट नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, जैसा एरियल को लग रहा था। मूर्ति ने भी इन्हें किसी खास प्लान के तहत ही बुलाया है। यहाँ तक कि अगली सुबह तो बचे हुए इन 5 लोगों के साथ बॉडी गार्ड की तरह नजर रखने के लिए लोग भी लगा दिए जाते हैं, जो बस अब उनका साया बने घूम रहे थे। और एरियल को इनसे सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी। फिर जॉगिंग करते हुए एरियल को मूर्ति दिख जाता है, जो अपनी पेंटिंग बना रहा था। एरियल उसके पास आकर सवाल कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ये कल्ट काम कैसे करता है। मूर्ति कहता है ये किसका सवाल है, तो वो कहते हैं मतलब इबादत, वर्शिप, जैसे क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, हिंदू टेम्पल में जाते हैं और मुस्लिम्स भी तो अपनी प्रेयर्स करते हैं, ऐसे आपका कल्ट क्या करता है, किसको मानता है। अब मूर्ति एरियल से ये सवाल कर लेता है कि ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे जो किसी को भी ना मानता और कुछ भी ना करता हो। वो बातें करते हुए एरियल को एक खास किस्म के टैंक में ले जाता है, जहाँ एरियल देखती है कि एक आदमी पागलों की तरह सीप खोल रहा था। वो अपने काम में इतना मगन था कि एक सीप खोलते हुए उसका बुरी तरह हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। एरियल पूछती है इस सब का क्या मतलब है, तो मूर्ति बताता है कि हम सब लोग ये करते हैं सिर्फ ये एहसास लेने के लिए कि एक मोती की कीमत इन 100 ऑयस्टर शेल्स से ज्यादा है, और ये हमें सबक देता है कि दुनिया में हर चीज बराबर नहीं, और इस चीज को मान लेना एक बहुत बड़ा एहसास है। एरियल को उसकी ये बातें खैर समझ तो नहीं आई थी, लेकिन वो अपने रूम में चली गई। अपनी सुबह जब वो रेडी हो रही थी तो बहुत से लोग उसके रूम में आ गए। ये सभी लेवलिस्ट थे। मूर्ति को बताया जाता है कि ये लोग उसे ग्रूम करने के लिए आए हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लॉयलिस्ट ने बहुत ही अजीब सवाल एरियल से किया कि क्या तुमने अपनी पर्सनल क्लीनिंग भी की है। एरियल पूछते हैं इससे आप लोगों का क्या ताल्लुक, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे ऐसी जगह से तो नहीं देखा जाएगा। लॉयलिस्ट कहते हैं हाँ नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा ये रूल है, औरत हो या मर्द, यहाँ पर प्राइवेट क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मूर्ति ने भी इसी चीज के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। फिर तैयार वगैरह होने के बाद इन्हें पार्टी में ले जाया जाता है, जहाँ पार्टी में इन 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं था जो बाहर से आया था। यहाँ पर मूर्ति अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। हालांकि वो बहुत बचकाना डांस कर रहा था, लेकिन इन सबको फिर भी हंसी आ रही थी। इसी परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर जो आई थी उसको बहुत ज्यादा बुरी खांसी होने लग जाती है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो देती है। उसकी हालत को देखते हुए सभी परेशान हो जाते हैं, तो मूर्ति उसे देखने के बजाय यहाँ से सभी लोगों को बाहर में जाता है और कहता है कि उसको कोई और संभालेगा, हमें अभी जरा बाहर की ताज़ा हवा खानी चाहिए। बाहर आने पर सभी लोग मिलकर लॉयलिस्ट के बारे में यानी मूर्ति के कल्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो मूर्ति इन सबको बताता है कि हमारा कल्ट इस बात पे बिलीव रखता है कि कोई भी कभी भी गॉड बन सकता है। जो भी इंसान जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ इन्वेंट करता है, कुछ इजाद करता है, तो वो हमारे लिए गॉड के बराबर है। जैसे जिसने पहली मर्तबा घोड़े को काबू करने के लिए उसकी नाल बनाई,
वो भी हमारे लिए गॉड है। इनकी बातों के दौरान ही एरियल अपने बॉस को लेकर साइड पे चलने जाती है और अपने बॉस से कहते हैं कैसा हो कि मैं इसी कर्ल के ऊपर कोई स्टोरी लिखूं और इससे हमारा मैगजीन बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। लेकिन उसके बॉस को एरियल का यह आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि एकदम से उड़ता हुआ दिख रहा था एरियल के बॉस को लग जाता है। एरियल और वो तो हाथ दक रह गए थे, लेकिन तभी यहाँ पे भागते हुए कुछ लोग आए और एक बच्चे ने उससे माफी मांगना शुरू कर दी, ये कहते हुए कि मैं तो निशाना लगाना सीख रहा था, एकदम से मेरा हाथ स्लिप हुआ और ये तीर आकर आपको लग गया। एरियल उस बच्चे की बहादुरी पर हैरान थी कि उसके मुंह की एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थी और वो न डर होकर बस माफी ही मांग रहा था। हालांकि उसके बॉस बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। खैर उन्हें फर्स्ट एड तो दे दी जाती है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही थी। शाम में एरियल अब इन लोगों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा? मुझे ये घर कुछ अजीब लगता है। देखिए उन्होंने हमारे से हमारे फोन्स, लैपटॉप, हर वो चीज ले ली जिससे हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे। वो हम पर 24 घंटे नजर रखे हैं और क्या बताओ उन्होंने यहाँ कहीं भी कैमरास या माइक फिट किए हों और अब हमारी बातें भी सुन रहे हो। ये सारे एरियल की बात समझते नहीं, उल्टा एरियल के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मॉर्टी ने इतना बड़ा सेटअप सिर्फ इसलिए किया होगा कि वो हमारे फोन्स छीन सके? एरियल को जब एहसास होता है कि ये लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे तो वो यहाँ से चली जाते हैं। लेकिन खुद उसने फैसला कर लिया था कि अब वो और यहाँ ज्यादा नहीं रुकेगी। सुबह होते ही वो अपनी गार्ड से नजर बचाते हुए अपनी खिड़की से जंप कर देती है। उसका सबसे पहला प्लान और टारगेट था अपने फोन्स पर ढूंढना। उसे इसी कंपाउंड में एक अजीब सी जगह दिखती है जो कंपाउंड से जरा हट की थी। उसे लगा कि इसी के अंदर कोई राज छुपा होगा, इसलिए वो उसके अंदर चली गई। ये जगह काफी अजीब थी, दिखने में एक बार था लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के कटे हुए सर और जिस्म के हिस्से रखे हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि ये कल्ट कोई ना कोई रिचुअल्स भी करते रहते हैं जिनमें जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। खैर अभी उसका असल मकसद अपने फोन को ढूंढना था और फाइनली उसे यहाँ ढूंढते हुए बास्केट में अपने सेलफोन्स और लैपटॉप्स दिख भी जाते हैं। और एक और शॉकिंग चीज जो हमें दिखाई जाती है और एरियल को नहीं दिखती वो थी आर्ची की लाश, जिसे मूवी के तकरीबन शुरू में ही मार दिया गया था और उसकी लाश को यहाँ छुपाया गया था। यहाँ पर जितना माहौल वो देख चुकी थी उससे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में आती है, अपना सामान पैक करती है और मूर्ति के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। मूर्ति उससे पूछता क्या चाहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने यहाँ पर कुछ कहा है? तुम्हें किसी ने डराया है क्या? एरियल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा मूर्ति से पूछती है कि आर्य कहाँ है। मूर्ति की जगह मूर्ति का असिस्टेंट जवाब देता है कि वो रात के डिनर के लिए तैयार हो रहा है। जिसके बाद एरियल पूछती है कि इन्फ्लुएंसर कहाँ है वो जिसे उस दिन खांसी हुई थी। मूर्ति का असिस्टेंट बताता है कि वो उसे अभी हॉस्पिटल से उसके रूम में छोड़कर आया है और उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। वो शाम में बच्चों का जो पपेट शो होगा उसमें हम सबको ज्वाइन करेगी। ये सब बातें सुनने के बाद भी एरियल उससे कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो मूर्ति कहता है क्या तुम मुझे बताओगी भी सही कि हुआ क्या है? एरियल कहती है मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे अभी बस यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर मूर्ति का दूसरा असिस्टेंट बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं, सारी गाड़ियां इस टाइम शहर की तरफ गई हैं और 40 मिनट तक यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। मूर्ति अब कहता है देखो मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों का दिल मत तोड़ो, बच्चों की परफॉर्मेंस देख कर जाना। यहाँ पर वो बच्चे भी एरियल की मिन्नतें करने लग जाती है और एरियल को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। अब शाम में पपेट शो शुरू हो जाता है और ये पपेट शो किसी आम पपेट शो से तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ पर पपेट्स की जगह गोलियां नहीं बल्कि चूहे थे, मरे हुए पपे। अब यहाँ पर जो 6 चूहे थे वो जाहिर कर रहे थे इन 6 लोगों को, यानी एरियल, उसके बॉस, आरजे, इन्फ्लुएंसर जो लोग यहाँ मेहमान आए थे उनको जाहिर कर रहे थे। एरियल को ये सब कुछ देखकर काफी अजीब तो लगा था, लेकिन फिलहाल वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और एकदम से जिस बीम बैग के ऊपर वो बैठी हुई थी वो बैग ही हिलने लग जाता है, घबरा कर वो जाती है और तभी कोई चीज उसे फाड़ कर बाहर निकलती है और ये कोई जानवर नहीं था बल्कि जिंदा एमिली थी। वो इन्फ्लुएंसर थी जो पिछले दिनों गायब हुई थी। इस टाइम उसके मुंह के काफी सारे हिस्से अजीब तरह से फूले हुए थे। वो इतनी भयानक दिख रही थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाता। एरियल तो पहले ही घबरा चुकी थी, उसकी जुबान और उसकी आंखें तो ऐसे फूल गई थी जैसे कोई गुब्बारा हो। एरियल गुस्से में मूर्ति से पूछती है क्या हुआ आखिर उसे? मूर्ति बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब देता है कि इसने एक केमिकल पी लिया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी का हर वो हिस्सा जिसमें ज्यादा पानी होगा वो फूल जाएगा। ये कहते ही वो उस लड़की के पास जाता है और उसकी फूली हुई आंख को टच कर देता है और वो आंख किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है और उसका पानी आकर मूर्ति के ही मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसे घिन आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब जाकर एरियल के भी साथियों को समझ आया था कि एरियल सही कह रही है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो लॉयलिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना वक्त सहा किए उन्होंने एरियल की एक साथी और उसके बॉस दोनों को ही जोर जोर से उनके पेट में चाकू स्टैब करते हुए मार डाला था। वो एरियल को भी मारने वाले थे, लेकिन एरियल ने अपने पकड़े हुए इंसान को धक्का दिया और मौका देखते हुए वहां खिड़की से भाग गई। अपने आप को बचाने के लिए वहां के एक घर में छुप जाती है और देखती है
कि ये तो इनलॉरियस का एक म्यूजियम है जहाँ पर उसे आरजे का कटा हुआ सर भी दिखता है और वो केमिकल भी दिखता है जिसे पिलाकर इन्होंने इन्फ्लुएंसर को मारा था। यहाँ पर पार्टी की तैयारियां में चल रही थी जिसे देखकर एरियल समझ गई कि ये सभी लॉयलिस्ट इन सबको मारकर या इनकी कुर्बानी देकर ही पार्टी करने वाले थे। इससे पहले कि अभी वो और कुछ कर पाती या समझ पाती, पीछे से वो गार्ड वो विंडो के जरिए इसी बाथरूम में आकर एरियल को बालों से पकड़ लेती है और उसे मार मार कर सर पर बेहोश कर देती है। अब एरियल को जब होश आया तो वो अपनी एक साथी के साथ एक चेयर से बंधी थी और यहाँ पर मोहर्ती के साथ साथ सभी लॉयलिस्ट जश्न मनाने के लिए खड़े हुए थे। उनके हाथ में शैंपियन थी और इसी शैंपियन में जहर भी था जिन्हें ये सब लोग एक साथ मिलकर पीने वाले। इन्हीं लॉयलिस्ट में से एक लड़की अब एरियल के साथी को भी वो जहर वाली शैंपियन पिला देती है और एरियल को पिलाते पिलाते उसे पता नहीं क्यों पर एरियल पर तरस आ जाता है। वो सबके सामने तो ऐसे ही एक्टिंग करती है कि जैसे वो एरियल को ये शैंपियन पिलाने वाली है, लेकिन असल में वो एरियल की रस्सियां तोड़ रही थी ताकि एरियल यहाँ से भाग जाए। इसी सब के दौरान गलती से उसके पाँव से यहाँ पर एक आग वाला बर्तन टकरा जाता है और आग हर जगह स्टेज पर फैलने लग जाती है, यहाँ तक कि मोती के कपड़ों पर भी आग लग जाती है और वो जलते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और खूब चिल्लाता है। जिस दौरान एरियल को अच्छा मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। उसे यहीं पर एक बाइक भी मिल गई थी जिसे लेते हुए आखिर वो इस कंपाउंड से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती है। अगली सुबह वो पुलिस को लेकर उस कंपाउंड में आती है। अजीब बात यह थी कि मोहर्ती भागने के बजाय इसी कंपाउंड में बैठा पियानो बजा रहा था और उसने उन सभी 5 लोगों की लाशों को अपने सामने रखा हुआ था जिनको पिछले ही दिन मारा था और बाकी सभी लॉयलिस्ट वहां से गायब हो चुके थे। खैर पुलिस यहाँ पर मोहर्ती को ही इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी में 2 साल का वक्त गुजर जाता है। हम एरियल को देखते हैं जो अब एक बहुत ही मशहूर राइटर बन चुकी है और एक आर्चर को अपना इंटरव्यू दे रही है। उसका नॉवल बहुत ज्यादा हिट हुआ है और उसके नॉवल की तकरीबन लाखों से ज्यादा सेल हो चुकी है। इस नॉवल में असल में उसने मोहर्ती के कल्ट के बारे में सब कुछ लिखा था और इसी नॉवल की वजह से वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई थी। इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि मोहर्ती का वकील एरियल से कॉन्टेक्ट करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। एरियल को ये सब अजीब लगा लेकिन वो मिलना तो उससे चाहती थी क्योंकि उसे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उस दिन वो सभी के सभी लोग जो उसके कल्ट का हिस्सा थे वो कैसे गायब हुए थे। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो पहुंच जाती है जेल में जहाँ पर मोहर्ती था। सबसे पहला एरियल उससे सवाल करती है कि तुमने आखिर उन लोगों को क्यों मारा था। तो मोहर्ती कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे कल्ट में आर्टिस्ट को खुदा माना जाता है। एरियल दूसरा सवाल करती है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि सभी लोग इसी पूरी दुनिया में आम लोगों के अंदर ही छुपे बैठे हैं और अपने कल्ट के बारे में दूसरे लोगों को बता भी रहे हैं और उन्हें अपने कल्ट का हिस्सा भी बना रहे हैं। इसके बाद वो एरियल को एरियल का ही लिखा हुआ नॉवल दिखाते हुए थैंक्स कहता है और यहाँ पर एरियल बिल्कुल शॉक रह जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है नॉवल लिखकर। उसे समझ आ रही थी कि मोहर्ती उसके साथ बहुत बड़ी चाल चल गया था। पहले दिन से अब तक जो कुछ एरियल के साथ हो रहा था वो सब मोहर्ती की ही प्लानिंग थी। एरियल का अपने बॉस के साथ उस कंपाउंड में जाना, वहाँ वो सब कुछ ऑब्जर्व करना, बाकी सब लोगों का मानना, यहाँ तक कि एरियल का वहाँ से बच आना भी मोहर्ती की ही चाल थी ताकि वापिस आकर वो उनके कल्ट के बारे में अपने नॉवल में लिखे और उस नॉवल के जरिए उनके कल्ट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक फैल जाए। ये सारी बात समझ आने पर अब मोहर्ती को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एरियल दुखी थी इस चीज को लेकर कि उसने ना चाहते हुए भी एक कल्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था। एरियल ने आखिर में मोहर्ती से सवाल भी किया था कि मैं ही क्यों, जिस पर मोहर्ती उसे जवाब देता है कि तुम्हें पैसे से या किसी से कोई लेना देना नहीं था, तुम साफ दिल की थी इसलिए हमने तुम्हें चुना और तुम्हारा शुक्रिया कि आज तुम्हारी वजह से दुनिया के हर कोने में हमारे कल्ट का जिक्र होता है और तेजी से लोग अब हमारे कल्ट का हिस्सा भी बन रहे हैं। इन चीजों की वजह से तो अभी तक एरियल शॉक बैठी हुई थी और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।